भूमध्य सागर के बीच से वो याट गुजरने लगी। याट चलाने वाला अभी भी भ्रमित अवस्था में ही था। छाया किसी महारानी की तरह बैठकर समुद्र में यात्रा करने का आनंद उठा रही थी। मुस्तफा वहीं पर उसके बगल में बैठा हुआ था और छाया को अपने हाथों से अंगूर खिला रहा था। कहने को तो वो छाया का पति था, लेकिन छाया मुस्तफा को अब किसी नौकर की तरह रखने लगी थी। छाया को अपनी ताकत का काफी गुमान हो गया था। वो अब किसी को भी अपने बराबर नहीं समझती थी। वो हर किसी को अपने से निम्न समझकर उससे उसी तरह बर्ताव करती थी। भूमध्य सागर के बीच में पहुंचते ही याट का ईंधन खत्म हो गया और वो याट वहीं पर रुक गई। छाया ने उस याट के मालिक को जब रुकने की वजह पूछी तो उसने कहा, मुआफ करना, इस याट का पेट्रोल खत्म हो गया है। मैं शर्मिंदा हूं इस बात से। छाया ने उससे पूछा, अब आगे जाने के लिए हमारे पास दूसरा क्या उपाय है? उसने कहा, जब तक कोई दूसरा याट आकर हमें पेट्रोल नहीं दे देता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकता। छाया ने देखा कि अब सूर्यास्त भी होने वाला था और अभी आधा रास्ता पार करना बाकी था। वे लोग भूमध्य सागर के बीचों बीच ऐसे फंसे हुए थे कि किसी के पास वहां रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। छाया तुरंत ही अपना दिमाग दौड़ाने लगी। वो सोचने लगी कि उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसका प्रयोग करके वो इस परिस्थिति से बाहर निकल सकती थी, लेकिन किसी कारणवश उसके मन में कोई विकल्प आ ही नहीं रहा था। तब उसे वहां से थोड़ी दूर कोई जमीन दिखाई दी। छाया ने याट के मालिक से पूछा, वो जो जमीन दिखाई दे रही है वो कौन सी है? क्या हम यूरोप पहुंच गए? याट के मालिक ने कहा, जी साहिबा, वैसे तो ये यूरोप ही कहा जाएगा, लेकिन ये एक टापू है जिसका नाम नोसेस है। नोसेस? उसका नाम सुनकर छाया की आंखें चमकी। उसने किसी किताब में इस द्वीप के बारे में पढ़ा था। उसे पता था कि नोसेस यूनानी द्वीप है और यूरोप की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है, और उस टापू में कई सारे गुप्त पुस्तक भंडार भी थे, और उन पुस्तक भंडारों में से उसे अपने काम की कोई न कोई किताब जरूर मिलने की संभावना थी। इन ख्यालों से छाया इतनी उत्साहित हो गई कि अब उससे रहा नहीं गया और वो तुरंत ही उस याट पर खड़ी हो गई और सीधे समुद्र में छलांग लगा दी। ये देखकर मुस्तफा और वो याट का मालिक एकदम से हैरान हो गए। दोनों ने छाया को पुकारा, लेकिन तब तक छाया समुद्र में छलांग लगा चुकी थी। समुद्र में छलांग लगाकर छाया तैरती हुई नोसेस द्वीप की ओर बढ़ने लगी। किसी मछली की गति से छाया तैरने लगी और कुछ ही देर में वो उस द्वीप के किनारे पर जा पहुंची। पानी के बाहर आकर छाया एक पत्थर पर चढ़कर बैठ गई। उस तरफ शिमला में सूर्यास्त हो चुका था। चतुर्दशी की रात्रि थी। आकाश में पूर्णिमा जितना ही प्रकाश था। शिमला की सुंदर वादियों में वो रात्रि और भी अधिक सुंदर लग रही थी। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा को नींद नहीं आ रही थी। वे दूसरे दिन क्या होने वाला था उसी के सोच में डूबे हुए थे। सिद्धार्थ ने कहा, बस कल सब कुछ अच्छे से निपट जाए तो दिल को बहुत बड़ी तसल्ली मिलेगी। आज तक भूत प्रेतों से लड़ने में भी जितनी मन में बेचैनी और घबराहट नहीं हुई है, उतनी इन इंसानों से लड़ने के समय हो रही है। हमें किसी भी तरह अपना कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करना ही होगा, क्योंकि इससे अच्छा मौका हमें फिर दोबारा नहीं मिलेगा। बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ, राघव राव को न्याय दिलाने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं मिल सकता। हमें ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। गौरी ने कहा, बस अब इसके बारे में ज्यादा सोचना बंद करो और सोने की कोशिश करो, क्योंकि कल सुबह 3:30 बजे उठकर हमें 4:30 बजे तक वहां पर पहुंच जाना है। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा गौरी की बात से सहमत थे और न चाहते हुए भी वो कुछ आराम करने के लिए सो गए। सुबह करीबन 4 बजे सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा, राम प्यारी और उसके आदमी सारा सामान लेकर बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर उस स्थान की ओर आगे बढ़े। उस मूर्ति उद्घाटन के स्थान से थोड़ी दूर उन्होंने गाड़ी खड़ी रखी और सभी लोग गाड़ी से उतर गए। सिद्धार्थ राम प्यारी के आदमियों के साथ उस जगह पर पहुंचा जहां पर जॉन विलियम्स की मूर्ति बनाई गई थी। उस मूर्ति को सफेद कपड़े से ढका गया था। सुबह 4:30 बजे उस जगह पर कुछ मंडप वाले और कुछ हवलदार और चौकीदार को छोड़कर और कोई भी नहीं था। वे सभी सो रहे थे।
बूढ़े बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें और भी गहरी नींद में सुला दिया, जिससे आवाज आने पर भी वो न उठे। उस मूर्ति के अगल बगल में जॉन विलियम्स के जयकार लगाते हुए नारों का बड़ा बैनर लगा हुआ था और इस बैनर के ऊपर फूलों से सजावट की थी और वो सिद्धार्थ की योजना को पूरा करने के लिए एकदम उपयुक्त था। सिद्धार्थ ने तुरंत ही दूसरे आदमियों की मदद से अपने बैनर को रोल करके ऊपर फूलों के सजावट के नीचे छुपा दिया और उसमें से एक पतली रस्सी पीछे की ओर खींच ली और उस पतली सी रस्सी को खींचते हुए पीछे के बगीचे तक लेकर गया और वहीं पर उस रस्सी को छोड़ दिया और उसने एक आदमी से कहा, तुम यहां पर बगीचे में इसी तरह छुप कर बैठ जाओ, जब मैं इशारा करूं तब इस रस्सी को खींच देना। इस रस्सी के खींचते ही अपना वाला बैनर जो है वो खुल जाएगा। उस आदमी को वहीं पर बिठाकर सिद्धार्थ ने दूसरा बैनर भी उसी तरह लगाया और दूसरे आदमी को भी बगीचे में रस्सी के पास बैठने को कहा। जब दोनों बैनर अच्छे से लग गए तब गौरी ने कहा, अब हमें 9 बजने का इंतजार करना होगा। बूढ़े बाबा ने कहा, लेकिन तब तक हम लोग करेंगे क्या? राम प्यारी ने कहा, वहां सामने एक मकान है जो खाली है, हम थोड़ी देर तक उस मकान के अंदर जाकर 9 बजने का इंतजार कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी खिड़की से यहां पर नजर भी रख सकते हैं। राम प्यारी के कहे अनुसार सभी वहां पर उस मकान में जाकर 9 बजने का इंतजार करने लगे। उस तरफ नोसोस के द्वीप के किनारे पहुंची छाया रात के अंधेरे में यहां से आगे बढ़ी और किसी की भी उस पर नजर ना पड़े, इस तरह द्वीप के अंदर उसने प्रवेश किया। अंदर जाने के बाद एक पेड़ के पास जाकर उसने अपनी काली विद्या का प्रयोग किया और उसकी आह्वान पर कुछ जिन्न प्रकट हो गए। छाया ने उन जिन्नातों को इशारा किया। वो जिन्नात समुद्र के बीच फंसे हुए याट को धक्का मारकर किनारे के पास लेकर आने लगे। वो याट जैसे ही किनारे के पास पहुंची, मुस्तफा अपना सारा सामान लेकर वहां से नीचे उतरा और फिर वो सामान लेकर छाया के पीछे पीछे चलने लगा। सामान बहुत सारा था। मुस्तफा सारे सामान को अकेले ही अपने ऊपर लाद कर लेकर आ रहा था। छाया ने आगे चलते चलते चुटकी बजाई और तुरंत ही वो याट का मालिक छाया की माया से बाहर आ गया और तुरंत ही सोच में पड़ गया कि आखिर वो कहां पर था और वो यहां पर पहुंचा कैसे। छाया ने तुरंत ही उस जिन्नात को इशारा किया और उस जिन्नात ने उस याट को आग लगा दिया। उस याट के साथ साथ उसका मालिक भी जलने लगा और वो चिल्लाते चिल्लाते अपने याट के साथ साथ जलकर राख हो गया। मुस्तफा ने छाया को पूछा, उस बेचारे को क्यों मारा? छोड़ देती, वो आखिर हमें यहां तक लेकर आया। छाया अचानक से रुक गई और मुस्तफा के सामने मुड़कर उसने कहा, अच्छा, तुम्हारे दिल में इतनी करुणा कहां से प्रकट हो गई? अभी मत कहना कि तुम्हारा दिल पहले से ही करुणा से तरबतर है, क्योंकि इतनी तुम्हारे दिल में दया भावना होती तो न जाने कितने निर्दोष पर्यटक स्त्रियों को तुमने तड़पा तड़पा कर मारा है। वो न करते, पर तुम तो इब्लिस के उपासक हो। इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारकर आनंद प्राप्त करना, ये तो तुम लोगों की फितरत होनी चाहिए। क्या हुआ? सब फुस हो गया? मुस्तफा कुछ नहीं बोला और वहीं मौन खड़ा रहा। छाया ने उसे कहा, इतने सारे सामान के साथ तुम मेरे साथ नहीं दिख सकते। किसी ने पकड़ लिया तो बेवजह अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे उसे, और बिना वजह हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि तुम ये सारा सामान लेकर कहीं पर छिप जाओ और मैं यहां पर रहते हुए कुछ गुप्त पुस्तक भंडारों को ढूंढती हूं। ये कहकर छाया मुस्तफा को वहीं पर अकेला छोड़कर आगे जाने लगी। मुस्तफा ने पीछे से कहा, लेकिन इस अजनबी मुल्क में मैं जाऊंगा कहां पर? छाया ने कटाक्ष करते हुए बिना मुड़े कहा, तुम तो कहते थे कि तुम आधे से ज्यादा दुनिया घूम चुके हो, तो फिर इस नए मुल्क में क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, वो मुझसे बेहतर तो तुम जानते होगे। ये कहकर छाया आगे चली गई। मुस्तफा वहीं पर रुक गया और छाया की तरफ गुस्से से देखता रहा। उस तरफ शिमला में करीब 8:30 बज चुके थे। लोग आने शुरू हो गए थे। कुछ ही देर में करीब सारी कुर्सियां भर चुकी थी। 4000 से 5000 लोग जमा हो चुके थे। सभी मंत्री शरद सिंह के आने का इंतजार कर रहे थे। गौरी, बूढ़े बाबा और राम प्यारी तीनों ही जनता के बीच में जाकर बैठ गए, इस बात से अनजान कि उनके बीच में मंत्री शरद सिंह के आदमी भी चाकू और बंदूक लेकर बैठे हुए थे। सिद्धार्थ वहां पंडाल से दूर एक पेड़ पर चढ़कर छुपकर बैठ गया, जहां से उस बगीचे में बैठे हुए आदमी उसे ठीक से देख पाए और उसके इशारा करने पर वो रस्सी खींच पाए। तब ठीक 9 बज गए।
और 9 बजते ही मंत्री शरद सिंह की लाल बत्ती वाली गाड़ी वहां पर आई और उसके आगे और पीछे पुलिस की 2 गाड़ी और सुरक्षा दल भी वहां पर पहुंचे। गाड़ी का दरवाजा खोला और उसके अंदर से मंत्री शरद सिंह और जॉन विलियम्स का पोता बाहर निकले। उन्हें देखकर लोग उत्साहित हुए और ताली बजाकर उनका स्वागत करने लगे। सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और राम प्यारी दिल थाम कर उन्हें देखने लगे। क्या सिद्धार्थ की योजना सफल होगी या मंत्री शरद सिंह की? क्या राघव राव की आत्मा को न्याय मिलेगा? क्या उसकी बेगुनाही जनता के सामने आ पाएगी? क्या मंत्री शरद सिंह के कहने पर उनके आदमी इनके ऊपर हमला करेंगे तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा? एक नए द्वीप में आकर छाया अब क्या गुल खिलाने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।